हेलो क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है तुम्हारा पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक रेवेन्यू। हम ना आज बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे अपनी कंट्री की सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी की, सरकार की। और हम देखेंगे कि जो सरकार है वो कैसे पैसे कमाती है। तो सरकार कोई नौकरी करती है तो नहीं करती तो पैसा कहाँ से आता है? ये सड़क कैसे बन जाती है, स्कूल कैसे बन जाते हैं? कुछ तो जरिया होगा ना गवर्नमेंट की इनकम का, तो वो क्या है? और साथ ही साथ क्या गवर्नमेंट सिर्फ पैसे कमाती ही है या उसको खर्च भी करती है, वो भी हम देखेंगे। सो आज ना हम बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में ना तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ मीनिंग थी, ठीक है। और हम बात करेंगे पब्लिक रेवेन्यू की कि सरकार जो पैसा है वो लाती कहाँ से है। आज रेवेन्यू की बात होगी, आने वाले चैप्टर में एक्सपेंस की भी बात कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक तुमने ऐप डाउनलोड नहीं किया है सो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना ताकि ये फ्री नोट्स तुम्हें मिल जाएं। चलो अब बात कर लेते हैं अपने मीनिंग की ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो तुम्हारा चैप्टर है। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? देखो, फाइनेंस मतलब पैसा, पब्लिक मतलब सरकार, सरकार का पैसा, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो पब्लिक फाइनेंस एक ऐसी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो किससे डील करती है? जो डील करती है सरकार की इनकम और सरकार के खर्चों से। सरकार पैसा कमा कैसे रही है और सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है, ये जो डीलिंग हो रही है ना इकोनॉमिक्स की जिस ब्रांच की, उसको ही हम बोलते हैं तुम्हारा पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। सो याद रखना, सिंपल है, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर से। तो ये क्या स्टडी करेगी कि गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू रेस करता है, गवर्नमेंट कैसे पैसा कमा रहा है, और दूसरा उस पैसे को सरकार स्पेंड कैसे कर रही है, ठीक है। किसके लिए? हमारे वेलफेयर के लिए। चलो अब बात करते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है। हम अभी बात करेंगे इस चैप्टर में रेवेन्यू को लेके और आने वाले चैप्टर में पब्लिक एक्सपेंडिचर की। सो पब्लिक रेवेन्यू क्या है? पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो इनकम है, और पब्लिक मतलब सरकार, सरकार की इनकम। तो वो इनकम जो सरकार कमा रही है वही ना। हाँ, सो पब्लिक रेवेन्यू मतलब इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब फोकस तो बात ये है कि कमा कहाँ से रही है। बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। क्यों? ताकि भाई पब्लिक का एक्सपेंडिचर कर पाए। भाई सरकार को पैसा क्यों चाहिए? वो खुद रखेगी क्या पैसा? क्या वो पैसा अपने पास रखने के लिए लेना चाह रही है? नहीं। या खुद उसको मर्सिडीज खरीदनी इसलिए ले रही है? नहीं, वो तो हमारे लिए ले रही है। हमारी रोडें बनवाएगी, तभी तो हमारी रोडों में कभी कोई गड्ढे नहीं होंगे। कभी होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, ये तो तुम्हें पता है ना। तो गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है वो क्यों कमा रही है? ताकि हमारा वेलफेयर कर पाए। पर ये कमा कहाँ से रही है, वो चीज हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो पब्लिक रेवेन्यू के जो सोर्सेस है ना वो दो तरीके के हैं। पहला है टैक्स रेवेन्यू, सरकार जो पैसा कमाती है टैक्सेस से, उसे बोलेंगे हम टैक्स रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो सोर्सेस जो टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम, तुम्हारे जो सिलेबस में है वो है टैक्स रेवेन्यू बेसिक। तो हम बात करेंगे कि सरकार टैक्स से पैसा कैसे कमा रही है। तो टैक्स ना दो तरीके के होते हैं। तुम भी टैक्स देते हो, तुम्हें पता है तुम टैक्स देते हो। हाँ मैम, हम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, तो वैसे हम टैक्स दे रहे हैं। हाँ, तो टैक्स ना दो तरीके के होते हैं, जीएसटी इनडायरेक्ट में आता है। सबसे पहले आएंगे डायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली बेटा वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली उस पर्सन पे लगाए जाते हैं जिस पर्सन को उसको देना है। जैसे इनकम मैं कमा रही हूँ 12 लाख से ऊपर, जो कमाएगा इनकम उसको टैक्स देना है ना। मैं 12 लाख से ज्यादा कमा रही हूँ तो मुझे टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा? ऑब्वियसली देना होगा। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं नहीं दूंगी, मेरे बिहाफ पे मेरे क्यूटीज से ले लो, मेरे स्टूडेंट से ले लो? क्या ये हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। मेरे भाई से ले लो? ऑफ कोर्स नॉट। सो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली मेरे पे लगाया जाएगा, जिससे वो टैक्स को लेना है, वसूलना है।
ठीक है, मतलब इसका बोझा, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वो पर्सन जो टैक्स पे करेगा वो वही पर्सन होगा जिस पे वो टैक्स लगाया गया होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इनकम टैक्स, तुम्हारी इनकम पे जो टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स जो तुम्हारी वेल्थ पे टैक्स लगता था, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी जो टैक्स देती है, स्टेट ड्यूटी जो प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेशन के लिए टैक्स देना पड़ता है, इनहेरिटेंस के लिए टैक्स देना पड़ता है, सॉरी ये सब टैक्स अब नहीं है, प्रॉपर्टी एंड ऑल, बट ये आप समझो कि ये क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है, मतलब इनका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, मेरे पे लगाया गया है, मुझे ही देना पड़ेगा। चलो अब आते हैं कि ये जो टैक्स है ना, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या फायदे हैं। ये टैक्स तो लग रहा है बट इस टैक्स से क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले फायदा बेटा है इकोनॉमी। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना वो इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल मतलब उनका जो कॉस्ट है वो कम होता है, दे आर चीपर। व्हाई? क्योंकि कलेक्शन की कॉस्ट बहुत कम होती है, कलेक्शन करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। टैक्स पेयर पे द टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, हम डायरेक्टली ही टैक्स सरकार को जमा कर देते हैं। इनकम टैक्स लोग डायरेक्टली इनकम टैक्स जमा कर देते हैं, फाइल कर देते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके। इसका मतलब हमें ऑफिसर्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि वो जा के टैक्स कलेक्ट करें और हम उनको पैसे दें उस चीज के लिए। तो हमारा जो पैसा है वो यहाँ कहीं ना कहीं बचेगा, तो इसे कहेंगे इकोनॉमी। नेक्स्ट इज इक्विटी। डायरेक्ट टैक्सेस इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पे हम एक ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं जिसकी जितनी क्षमता वो उतना टैक्स दो। भाई तुम 12 लाख कमा रहे हो, नहीं दो, 12 लाख से 14 लाख पे आ गए तो 14 लाख का जो रेट है परसेंटेज है मान लो 4%, उतना दो। तुम 16 लाख कमा रहे हो तुम 8% से, तो तुम 20 कमा रहे हो तो तुम 20% से। मतलब हम देख रहे हैं कि जो टैक्स का दर है, मतलब 4-8 ऐसे चलता है, 4-4 के स्लैब पे, मतलब जो टैक्स का दर है वो क्या है, जैसे जैसे इनकम तुम ज्यादा कमा रहे हो, तुम्हारी क्षमता बढ़ रही है, वैसे वैसे तुम ज्यादा टैक्स दे रहे हो। तो समानता है, मतलब जो कम कमा रहे से कम लेंगे, जो ज्यादा कमा रहे से ज्यादा लेंगे, ये नहीं कि अनफेयर तरीके से चलेंगे। तो पीपल जिनकी हायर इनकम है वो ज्यादा देते हैं, जिनकी लोअर इनकम है वो कम देते हैं, और टैक्स बर्डन हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। डायरेक्ट टैक्स सर्टेन होते हैं, तुम्हें भी पता होगा कि मेरी इनकम इतनी है तो मुझे इस परसेंटेज से इतना टैक्स देना है। तो ये नहीं होता कि पता नहीं है कि कितना आएगा, सरकार को पता रहता है इतने लोग इस बॉन्ड इस लेवल पे हैं, इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, ये लोग इतना इतना टैक्स आने वाला है। ठीक है, तो टैक्स पेयर को भी अमाउंट पता होता है और कैसे करना है वो भी पता होता है, और सरकार भी अंदाजा लगा लेती है कि ऑटोमेटिकली इतना इतना टैक्स जो है वो कलेक्ट होके डायरेक्ट टैक्स फॉर्म में हमें मिलने वाला है इस साल। क्लियर? तो ये सब फायदे हैं इसके। और क्या फायदे हैं? इलास्टिसिटी। डायरेक्ट टैक्सेस इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इलास्टिक मतलब जब बनाया बढ़ाया, जब बनाया कम कर दिया। तो ये होता है बेटा जब इमरजेंसी होती है, जैसे कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, कोविड आ गई, और हमें लग रहा है कि जो अमीर लोग हैं ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, बढ़ाओ रेट 15% आप 20% करो, मांगो पैसा। तो ये सरकार कर सकती है इन टैक्सेस के साथ, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। सिविक कंसाइसनेस, मतलब तुम कॉन्शियस रहोगे, तुम अगर अपनी इनकम का अच्छा खासा हिस्सा सरकार को दे रहे हो ना, तो तुम सवाल जवाब करोगे, तुम पूछोगे कि जो मैंने टैक्स भरा उसका यूज कहाँ हुआ। ये सड़कें तो आज भी वैसे ही हैं, तो टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो उससे हमें फायदा क्या मिल रहा है। अगर तुम्हारी जेब से पैसा ना जाता या जाता भी तुम्हें पता ना चलता, तो तुम्हारे अंदर ये अवेयरनेस भी ना होती, तुम सवाल जवाब भी ना करते। और जब लोग टैक्स का मोटा हिस्सा देते हैं ना अपनी जेब से, तो उनको बड़ा खून खौलता है, उनको बहुत खून खौलता है, उनको लगता है यार इतना हमने कमाया मेहनत से और हमको ये ऐसे ही देना पड़ रहा है सरकार को। सरकार क्या कर रही है? ठीक है, जब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तुम क्वेश्चन पूछोगे। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब जैसे जैसे ज्यादा कमाते जाओगे वैसे वैसे परसेंटेज तुम पे बढ़ता जाएगा। हायर इनकम ग्रुप वाले ज्यादा टैक्स देते हैं, ज्यादा रेट से देते हैं, जिससे क्या होता है हम इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज को कम कर पाते हैं। अब जो अमीर लोग हैं उनसे हम ज्यादा टैक्स वसूलेंगे, जो गरीब लोग हैं भाई उनसे या तो नहीं वसूलेंगे या तो बहुत कम वसूलेंगे, जिससे क्या होगा ये जो दायरा है ना उनका भी पैसा जा रहा है, तो ये थोड़ा 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 करके रिड्यूस होने लगेगा। दूसरा, उनके ही पैसे को यूज करके हम इन पुअर लोगों के लिए ही फैसिलिटीज देना शुरू करेंगे, वेलफेयर देना शुरू करेंगे एज अ गवर्नमेंट।
तो ये जो बैलेंस है ना वो कहीं ना कहीं मेंटेन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम जरूर होने की कगार पे आएगा। और यही हम एज अ कंट्री चाह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो गरीब गरीब है अमीर अमीर है, ऐसा ना हो, एक थोड़ा तो बैलेंस हम मेंटेन करा दें। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हमारे लिए मुश्किल मुमकिन कर देता है, नॉट मुश्किल, मुमकिन कर देता है, और ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और तुमने भी देखा होगा जैसे अगर करोड़ों कमाओ, 1 करोड़ भी कमाओ तो 30 लाख तो तुमसे सरकार ले जाएगी। सोचो कितना टैक्स तुम्हें देना है यहाँ पे। इसीलिए बहुत सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं और दुबई मोस्टली जाते हैं क्योंकि वो टैक्स फ्री है। अब कुछ चीज़ों में लग रहा है दवाई से टैक्स फ्री है, तो वहाँ तो टैक्स देने ही नहीं है। चलो अब आते हैं इनकी डीमेरिट क्या है। ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसके क्या नुकसान है कोई? हाँ जी है। पहला अनपॉपुलर, भाई तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, तुम किसी पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तुम डिसअपॉइंट होगे कि नहीं होगे? होगे। दूसरा इनकन्वीनियंस, डायरेक्ट टैक्स के लिए पेपर वर्क बहुत है, फाइल करो ITR ये वो फलाना धमाका, दिमाग तो खपता है भाई। ठीक है, एक बार में सब ज़्यादा पैसा भी जा रहा है और ऊपर से काम बहुत लोचा बहुत है। दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ एवेजन, बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, तुमने सुना भी होगा टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं देते, ठीक है, अपनी इनकम को छुपाते हैं या किसी तरीके से कवर अप करवाते हैं, तो टैक्स इवेजन हो रहा है और ये एक बहुत ही गलत बात है। नेक्स्ट इज अनइकोनॉमिकल, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अनइकोनॉमिकल हैं। अनइकोनॉमिकल मतलब जब इनको हम कलेक्ट करते हैं, पहले तो हमने बोला इकोनॉमी है, ज़्यादा लोगों से कर रहे हैं, वो लोग अपने आप से भर दे रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिसर्स नहीं लगाने, पैसा नहीं देना, है ना। अब हम बोल रहे अनइकोनॉमिकल है, मतलब क्या हो गया? क्या बात पलट गई? बोल रहा है कि अगर टैक्स पेयर ज़्यादा है तो, ये कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, टैक्स देने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का खर्चा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स पेयर हैं तो सब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और ऑफिसर्स चाहिए होंगे भाई सबको अप्रूव करने के लिए, तो भाई लगाने भी ज़्यादा लोग पड़ेंगे, सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी उस केस में, और हमारा पैसा अच्छा खासा वहाँ जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज इस तरीके से बन जाएगी। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी, डायरेक्ट टैक्सेस को हम आर्बिट्री कंसिडर करते हैं क्योंकि जो टैक्स रेट है वो कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं रादर देन टैक्स पेयर एक्चुअल एबिलिटी टू पे। मतलब कभी कभी जैसे इमरजेंसी आ गई है, कोई सिचुएशन हो गई, ये सरकार को लग रहा है कि टैक्स और बढ़ा दो, परसेंटेज और बढ़ा दो, तो सब कुछ सरकार के हाथ में है। तो टैक्स पेयर को कभी कभी लगता है यार हमारी इतनी क्षमता भी नहीं और हमसे इतना परसेंटेज टैक्स ले रहे हैं, तो इस वजह से भी डिमेरिट है। नेक्स्ट इज नैरो इन स्कोप, डायरेक्ट टैक्सेस का जो स्कोप है वो नैरो है क्योंकि जनरली ये मोस्टली तुम देखोगे उन्हीं लोगों पे लगेगी जो अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, जिनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और जो अच्छी खासी इनकम नहीं कमा रहे उनको तो डायरेक्ट टैक्स देना ही नहीं है। तो टैक्स मोस्टली रिच लोगों से ही आ रहा है, 12 लाख से ऊपर कमाने वालों से ही आ रहा है, उससे नीचे मोस्टली हमारे इंडिया में लोग हैं उनसे टैक्स नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दायरा नहीं कवर कर रहे हैं हम, बहुत कम लोगों से ही यहाँ पे टैक्स वसूल कर पा रहे हैं सरकार के रेवेन्यू के फॉर्म में, तो ये भी एक डीमेरिट हमारी बन जाएगी। चलो अब हो गई बात पूरी डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स से तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब अभी तुम नहीं दे रहे हो, तुम्हारी फैमिली दे रही होगी, ठीक है, बट अब जो टैक्स की बात करने जा रहे हैं उस टैक्स के लपेटे में तुम भी आ रहे हो और वो है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या तुम तो क्या लगता है तुम कोई टैक्स ही नहीं देते हो? तुम बोलोगे नहीं मैम तो स्टूडेंट तो कोई टैक्स, अरे ऐसे कैसे नहीं देते हो भाई, क्या चिप्स नहीं खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदते हो? वो वहाँ पे अगर टैक्स नहीं भी मेंशन है ना तो प्राइस में इंक्लूडेड होता है, टैक्स तुमसे लिया जा रहा है, बट मैम ये टैक्स तो प्रोड्यूसर को देना चाहिए। हाँ बट ये ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन वो शिफ्ट कर सकता है, प्रोड्यूसर चाहे तो वो कस्टमर से उसका पैसा वसूल के सरकार को जमा कर देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन शिफ्ट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ये कलेक्ट किए जाते हैं प्रोड्यूसर और सेलर से, बट एक्चुअल बर्डन अल्टीमेटली कस्टमर बॉर्न करता है थ्रू हायर प्राइसेस। मतलब ये जो प्राइस बढ़ा के तुम दे रहे हो ना वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपना GST उस पर जोड़ रखा है, तो वो तुमसे वसूलेगा और सरकार को दे देगा। उसका बर्डन उसने क्या किया, तुम पे शिफ्ट कर दिया। पिज्जा खाते हो लिखा रहता है टैक्स ये वो, तुम दे रहे हो वो टैक्स, आखिरकार सरकार किससे लेगी, प्रोड्यूसर से, बट प्रोड्यूसर ने क्या किया, तुमको कह दिया तुम दो ये टैक्स। तो इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, जैसे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेल्स, अब तो सारे टैक्सेस को मिला के एक ही में डाल दिया गया है, वो है तुम्हारा GST।
अब आते हैं इन टैक्सेस के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला तो कन्वीनियंट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कन्वीनियंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको हम छोटे अमाउंट में देते हैं जब गुड एंड सर्विसेज ले रहे होते हैं, और ये बेसिकली प्राइजेस में इंक्लूडेड होते हैं, तो बर्डन फील ही नहीं होता है कि कुछ मतलब दिया भी है जेब से। लगता है ठीक है यार ये 20 का तो आता है, 20 का नहीं वो 15 का, वो हो सकता है 18 का बन रहा हो, लेकिन तुम्हें 2 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो फील नहीं होता, बट क्योंकि जेब से बहुत कम जा रहा है। और उसमें क्या होता है, डायरेक्ट में एकदम से कटा अच्छा खासा तो फील हो जाता है ना। नेक्स्ट इज वाइड कवरेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो कवरेज है वो बहुत बड़ी है, वो तो नैरो था, सिर्फ रिच 12 लाख से ऊपर वाले इंडिया में दे रहा है, बट यहाँ पे क्या है, कवरेज बहुत ज्यादा है। जो कमा रहा है वो भी दे रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो भी दे रहा है, बच्चे भी दे रहे हैं, तो मतलब हमने सबको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। क्योंकि गुड एंड सर्विसेज तो सभी कंज्यूम करेंगे, तो सरकार के पास पैसा पूरे सोसाइटी से कहीं ना कहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज इक्विटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इक्विटी प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो लग्जरी गुड है उन पे हायर टैक्सेस इंपोज किया जाता है। जैसे तुम देखते होगे जो लग्जरी गुड्स है उन पे जीएसटी ज्यादा लगता है, जैसे आईफोन 40% जीएसटी, और जो तुम्हारे एसेंशियल गुड्स हैं जैसे मेडिसिन हो गए उन पे टैक्स कम है, ठीक है। जिससे क्या होता है, लो इनकम ग्रुप पे उतना बर्डन नहीं आता, गरीबों को ये महसूस नहीं होता कि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, क्योंकि जो एसेंशियल है उन पे उतना टैक्स तुम्हारा पड़ ही नहीं रहा है, और जो नॉन एसेंशियल है उस पे तुम अच्छा खासा टैक्स दे रहे हो। नेक्स्ट इज तुम्हारा इलास्टिक। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट इंक्रीज कर सकती है जब भी एडिशनल रेवेन्यू चाहिए उसको, ठीक है। तो याद रखना, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्रीज कर सकती है। जीएसटी के परसेंटेज स्लैब रिवाइज हो जाते हैं, तुम कभी देखते हो कि 8% लग रहा था बट 18 कर दिया है, होता है कि नहीं होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है। जब भी उसको लगे कि ज्यादा टैक्स चाहिए तो रिवाइज करो, परसेंटेज बढ़ाओ। पहले अल्कोहल में नहीं लग रहा था, 40% है, समझ रहे हो? हाँ। नेक्स्ट इज नो इवेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप बच नहीं सकते, है ना। जैसे डायरेक्ट टैक्स में चोरी कर रहे थे ना, इसमें नहीं बच सकते। गुड एंड सर्विस लोगे तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली टैक्स देना ही देना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका है तुम्हारा जीएसटी से बचने का, एक तरीका है, किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी को मत बताना। वो तरीका पता है क्या है? और बताऊं, वो तरीका पता है क्या है? वो तरीका है कि तुम कोई सामान ही ना खरीदो, कुछ खरीदोगे नहीं तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, बस वही तरीका है और कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक ऑन हार्मफुल कमोडिटी। जो हार्मफुल कमोडिटीज हैं जीएसटी के थ्रू सरकार उस पर चेक रख सकती है। मतलब जैसे तुम देख दोगे जो ये सिगरेट्स हो गई है ना, आई नो तुम इन सब चीज़ों में अभी नहीं हो, बच्चे हो, आगे भी मत हो ना। जो सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ना, क्या कह रहे हो, हम बच्चे नहीं है, पता है मुझे, ठीक है। जो अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया ना, इन सब पे सरकार क्या कर देती है, टैक्स ज़्यादा कर देती है। 40 कर दिया अभी देखो अल्कोहल में, फिर भी तुम देखो ठेके के बाहर लोगों की भीड़ देखो, आज भी तादाद मतलब हाई है। इसका मतलब सरकार तो भाई अपना कर्तव्य कर रही है कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, लोग नहीं करेंगे, हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बट तुम्हें पता है रियलिटी क्या है, तो उससे वो कोशिश बाकायदा करती है। तो ये सब फायदे हो गए। नेक्स्ट आ रहा है कि इसके डीमेरिट क्या है। सबसे पहले तो रिग्रेसिव है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव है, क्योंकि हर इंसान सेम टैक्स दे रहा है रिगार्डलेस ऑफ इनकम। मैं एक शोरूम में एंटर करी, मेरा एक फ्रेंड बहुत अमीर, वो भी शोरूम में एंटर किया, हमने एक शर्ट ली, मैंने गरीब होने के बाद भी उस पर मान लो 200 रुपये टैक्स दिया, और वो इतना अमीर है वो भी 200 ही रुपये टैक्स दे रहा है। क्या बात हो गई भाई, उससे ज्यादा ले लेते, क्या ज्यादा लिया? नहीं, जीएसटी तो सेम लगेगा। तो इसका मतलब कि ये रिग्रेसिव है, हर पर्सन को सेम टैक्स देना पड़ेगा, तुम कम कमाओ ज्यादा कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुअर लोगों पे भाई बर्डन ज्यादा आ जाता है। नेक्स्ट इज नो सिविक कॉन्शियसनेस। हमें पता ही नहीं कि हम जीएसटी दे रहे हैं, तुम्हें ही नहीं अंदाजा लगता कि तुम आज पूरे दिन में 50 रुपए जीएसटी दे चुके हो, लगता है? नहीं लगता है, लगेगा ही नहीं, तो फर्क कोई पड़ेगा? क्वेश्चन पूछोगे, सवाल आएंगे तुम्हारे मन में कि पब्लिक में सरकार क्या खर्चा कर रही है, नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज अनसर्टेन। इनडायरेक्ट टैक्सेस का सरकार को नहीं पता होता कितना कलेक्ट होने वाला है, क्योंकि बेटा अगर डिमांड गिर गई तो रेवेन्यू भी गिर जाएगा, उतना पैसा नहीं आएगा सरकार के पास। नेक्स्ट इज डिस्करेज सेविंग। जब तुम ज्यादा से ज्यादा जीएसटी दे के महंगे महंगे सामान खरीद रहे हो तो बचाओगे क्या? बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो सेविंग नहीं होंगी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइसेस को बढ़ा देते हैं,
हो सकता है जीएसटी ना होता तो प्राइस सस्ता होता, बट सिंस इन्होंने बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ गए, तो हमारा रहने खाने पीने का खर्चा क्या है, बढ़ जाता है। तो ये सारी क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। अब हम आएंगे तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो होने वाला है तुम्हारा जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। भाई पानी पीती हूँ, तुम लोग थोड़ा आराम करो, खत्म हो गया यार, थोड़ा ही था। चलो जीएसटी पे आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, तुम सबने यार जीएसटी सुन रखा है, ये क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल में, डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब चीज जहां कंज्यूम हुई है टैक्स वही वाली सरकार लेगी। बना सामान दिल्ली में है, कस्टमर ने जब दिल्ली से लखनऊ आ गया, कस्टमर ने खरीदा लखनऊ में, तो टैक्स कौन सी सरकार लेगी, लखनऊ मतलब यूपी गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं हर स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन पे, मतलब जहां जहां भी गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है उस हर स्टेज पे जीएसटी तुम्हारा लगेगा। भी समझाती हूँ, विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है हमें। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मानो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या बनाती है, टी शर्ट, उसने क्या किया, कॉटन खरीदा, ठीक है, उसने कॉटन खरीदा, और कॉटन खरीदते समय उसने 18% जीएसटी दिया। कॉटन कितने का था, मान लो 100 रुपए का, जीएसटी कितना दिया, 18% जीएसटी दे दिया। इसका मतलब कितने का कॉटन पड़ गया होगा अब उसको, 118 का। 118 का लेके आया कि नहीं लेके आया, फैक्ट्री कॉटन लेके आया, जीएसटी दे आया कि नहीं दे आया, दे आया। अब उस फैक्ट्री ने क्या किया, इसकी शर्ट बना दी, इसकी टी शर्ट बना दी, और टी शर्ट कितने की बनी, 200 रुपए की। ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई, 200 रुपए की टी शर्ट बनके तैयार हो गई। अब ये क्या करेगा, जब टी शर्ट बेचेगा तो 18% जीएसटी कस्टमर से वसूलेगा, ठीक है, मान लो 18% वसूलेगा, तो कितने की पड़ी गई कस्टमर को, 236 की। अब तुम मुझे ये बताओ, सरकार को फैक्ट्री 36 रुपए का जीएसटी जमा करेगी या कितना जमा करेगी, तुम बोल रहे होगे हाँ मैम 36 ही जमा करेगी क्योंकि टैक्स तो 18% कस्टमर से ले रही है। बट यहाँ पे सरकार ना आपको एक बेनिफिट देने लग गई है, उस बेनिफिट को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जब तुमने फैक्ट्री ने जब कॉटन लिया था, जब रॉ मटेरियल खरीदा था, उस समय उसने टैक्स दे दिया था 18%, है ना, 18 रुपए उसने उस समय दे दिया था। तो अब जब दोबारा वो कस्टमर से उस चीज को वसूल रही है तो अपना हिस्सा काट सकती है, मतलब 18 जो पहले दे चुकी है उसको काट लो। अब तुम्हें सिर्फ ना सिर्फ 200 कितना हो गया, 200 में 18 माइनस कर दो, अब फिर जो जितना आएगा ना तुम्हें सरकार को उतना ही क्या है पैसा देना होगा, ठीक है। मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल गया। ये नहीं है कि तुम सरकार को अब पूरा का पूरा 36 रुपए टैक्स दोगे, 36 रुपए टैक्स नहीं दोगे, 36 में तुम 18 माइनस कर लो, ठीक है, 36 में तुम 18 माइनस कर लो, 18 रुपए टैक्स ही तुम्हें अब सरकार को देना है। इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल गया। तो जितनी भी तुमने वैल्यू ऐड करी, ठीक है, सिर्फ टैक्स उतने पे ही पड़ा। तुमने सामान खरीदा 118 का, तुमने उसको 200 में बना दिया, ठीक है, तुमने वैल्यू जितनी ऐड करी तुम्हें टैक्स क्या है सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा। 100 कॉटन खरीदा, 18 रुपए तुमने वहां टैक्स दिया, ठीक है। अब उस टैक्स का तुम बेनिफिट ले सकते हो नेक्स्ट वैल्यू एडिशन स्टेज पे सरकार से, वो तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा दे देगी। वहां पे तुमसे पूरा का पूरा टैक्स नहीं वसूलेगी, जो तुम पहले दे चुके हो उसको माइनस करके अब तुम टैक्स सरकार को दोगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा जीएसटी में फॉलो होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये 1 जुलाई 2017 में आया, ठीक है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अभी समझाया। इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल है, और टैक्स स्लैब बेसिकली 0, 5, 12, 18, 28% के हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई तुम्हारी जीएसटी की, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जीएसटी ने उन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स में ला दिया, तो सिंगल टैक्स हो गया, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स होते थे, हमें बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, एक्साइज भी, सेल्स भी, ये भी, वैट भी, बहुत सारे। बट अब हमें बस एक टैक्स देना हो रहा है, तो ये वाला फायदा हो गया। दूसरा, ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो गया,
जीएसटी ने ओवरऑल टैक्स बर्डन कम कर दिया, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे तो हमें बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे, हमारे पास बर्डन बहुत आता था। बट अब हमें सिर्फ जीएसटी देना है, और उसमें भी फायदा ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जिससे हमारे जो टैक्स हैं वो कम हो गए। दूसरा, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जीएसटी से इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, ठीक है, क्योंकि टैक्स सिस्टम सिंपल हो गया, सबको समझ में आता है अच्छा इतना % जीएसटी देना है और जो पहले दे चुके उसको माइनस कर लेना है, जिससे क्या होता है बिजनेस ऑफ कोर्स पैसा लगाएंगी, ग्रो करेंगी, ठीक है, प्रोडक्शन होगा और इकोनॉमी भी वेल डेवलप होगी। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं, ये जो टैक्सेस हैं ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, किसने रेट के हिसाब से हम इनको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है तुम्हारा प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स है जिसमें जो रेट है टैक्स का, मतलब कितने दर से तुम्हारे ऊपर वो टैक्स लगाया जाएगा, परसेंटेज क्या होगी, वो सेम रहेगी हर इनकम लेवल पे, मतलब तुम ज्यादा भी कमाओ कम भी कमाओ तुम्हें टैक्स सेम परसेंटेज से देना है, ये है यहाँ पे। ऑल द टैक्स अमाउंट इंक्रीज विद इनकम, एवरी टैक्स पेयर रिपेज द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम एज टैक्स। जैसे मान लो ए है, वो 10,000 कमाता है, कितना % टैक्स देगा, 5%। बी है, वो 15,000 कमाता है, कितना % टैक्स देगा, 5%। सी 20 कमा रहा है, 5%। ई 30 कमा रहा है, 5%। मतलब हर टैक्स पेयर को सेम % ऑफ टैक्स ही देना है, चाहे वो ज्यादा कमाए चाहे वो कम कमाए। बट ऑटोमेटिकली तुम देखोगे अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। जब 10,000 वाला जो था वो 500 ही दे रहा है, लेकिन जो 30,000 वाला वो 1500 दे रहा है। इसका मतलब इनकम बढ़ने से ऑफकोर्स जब परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट तो बड़ा आएगा ही आएगा। तो ये वाला बस तुम इतना याद रखना कि जैसे जैसे तुम्हारा जिसमें होगा, जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी टैक्स का रेट नहीं बढ़ेगा, वो सेम रहेगा। तो इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही होगी लेकिन टैक्स रेट सेम रहेगा, तुम चाहे 10 कमाओ चाहे 20 कमाओ तुम्हें सेम रेट से टैक्स देना है, ठीक है, डायग्राम भी याद रखना। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है एज इनकम इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी तुम देख रहे हो बढ़ रहा है, ठीक है। पहले तुम 10 कमा रहे थे तो 5% दे रहे थे, आज तुम 30 कमा रहे हो तो 25% दे रहे हो। तो जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। हायर इनकम ग्रुप ज्यादा टैक्स देगी, ठीक है, हायर रेट से, और लोअर इनकम ग्रुप लोअर टैक्स देगी लोअर रेट से। जैसे इंडिया में अभी यही है कि जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं वो ज्यादा % से टैक्स दे रहे हैं, जो कम कमा रहे हैं वो कम % से टैक्स दे रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स भी क्या है, बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेस होगी उसमें। नेक्स्ट इज रिग्रेसिव, इसका अपोजिट। ये क्या होता है, इसमें जो रेट है टैक्स का वो डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। वहां पे क्या था, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी टैक्स का रेट भी बढ़ रहा था, अब क्या है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स का रेट गिरता जाएगा। इसका मतलब लोअर इनकम ग्रुप पे ज्यादा टैक्स का बर्डन आएगा इन कंपेरेटिव टू हाई। जो 10,000 कमा रहा है वो 10% टैक्स दे रहा है 1,000, और जो 30,000 कमा रहा है मतलब ज्यादा कमा रहा है वो टैक्स कम रेट से दे रहा है, तो ये नीचे आएगा, वो ऊपर जाता था ये नीचे आएगा। नेक्स्ट इज डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का। प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का कॉम्बिनेशन है। प्रोग्रेसिव क्या कहता था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ेगा, और प्रोपोर्शनल क्या है कि सेम रेट से टैक्स लगेगा हर इनकम पे। ये इन दोनों का मिक्स है। इसका मतलब टैक्स रेट एक सर्टेन इनकम लेवल तक बढ़ेगा और फिर टैक्स रेट कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद से। जैसे 10,000 था तो 5% टैक्स, 15 पे 6% टैक्स, 20 पे 7%। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही तुम 20 के ऊपर आए, 25 पे आए, वैसे ही टैक्स रेट क्या हो गया, कांस्टेंट कर दिया कि 7% ही देना है। 30 कमाओगे तब भी 7% देना है, मतलब 20 के बाद से रेट क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो इसे बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। तो पहले तुम दिखाओगे कि बढ़ रहा था एंड देन ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है बेटा। तो ये था तुम्हारा चैप्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप तुम समझ पाए हो। सो मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।